मेरा नाम योगेश कुमार है। जी। मैं डीओसी हूँ, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल हरियाणा का। जी। अब आज यहाँ पे जो हम आए हुए हैं, हमारा 23 तारीख से 29 तारीख तक 19वीं हमारी जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जम्बूरी जो कर्नाटक में लगी हुई है, वृंदावन जो विकास कॉलोनी है वहाँ पर, तो उसमें 35,000 बच्चे आए हैं और हरियाणा से भी 1200 बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं, जी। जो सशक्त युवा विकसित भारत का संदेश यहाँ पे दे रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं कि जब युवा सशक्त होगा तो भारत भी विकसित होगा। इस जी। संदेश के साथ हम यहाँ पे आए हैं और थैंक यू आपके न्यूज़ चैनल के लिए भी जो हमारे। एक सवाल, आज का युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यक्त कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ टाइम पास का जरिया है या सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना रोजगार कर रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया के तहत उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सोशल मीडिया के दोनों ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन आज का युवा है, सोशल मीडिया भी एक क्रांति का दौर है जी। और आज का युवा है उससे सोशल मीडिया से कमा भी रहा है, कुछ गंवा भी रहे हैं। तो ये जैसे हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, वही इसी का है। तो सोशल मीडिया का अलग अच्छे ढंग से प्रयोग किया जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के कार्य के विषय में क्या कहेंगे? दोनों में अगर डिफरेंसेस देखे जाएँ तो क्या? जो हरियाणा है एक छोटा प्रदेश है, अगर थोड़ा सा भी विकास होता है तो दिखाई देता है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत देख रेख की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे लखनऊ में आए हैं तो हमें वाकई ऐसा लगा है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और बहुत सुंदर यहाँ पे हमने व्यवस्थाएं देखी। अभी हमने जम्बूरी में देखी, बहुत ही स्वच्छता है, सफाई है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य लगा। उत्तर प्रदेश भी वाकई अब धीरे धीरे बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से तैयार हो रहा है। जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर रहे हैं अयोध्या में, पता होगा आपको इसके विषय में, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा है, सनातन धर्म है जो हमेशा ही एकता का, अखंडता का प्रतीक रहा है, सभी समाज को साथ लेके चल सकता है। तो ये एक सनातन धर्म की ध्वजा है जो समस्त राष्ट्र को, समस्त विश्व में अपना एक अच्छा संदेश देगी। बहुत अच्छा कदम है। अयोध्या में भी अब हम जाके देखते हैं तो धीरे धीरे राम मंदिर जब से बना है वहाँ पे विकास की बयार चली हुई है और धीरे धीरे जो वहाँ पे कभी बिल्कुल सूनापन था, आज बहुत उन्नत क्षेत्र बन गया है। सभी लोगों के लिए भगवान राम का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। विपक्ष हमेशा कहता है कि जो बीजेपी है वो राम मंदिर पर राजनीति करती है, हमेशा सनातन धर्म की राजनीति इस पार्टी की ज़्यादा होती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मैं विपक्ष का तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी है जी। अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। और हमारा जो सनातन धर्म है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी एकता का, संप्रभुता का और एक मानवता का प्रतीक है। तो इसके लिए जो भी ये मंदिर का कार्य हुआ है वे लोगों की भलाई का भी काम हो रहा है और भगवान राम के जो आदर्श हैं उन पे चलने की हमें प्रेरणा मिलती है इससे। जी। आप एक शिक्षक हैं, आपको क्या लगता है जो सिलेबस चेंज होता है हर साल, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि बच्चों को उचित शिक्षा का अधिकार है। आप भीमराव अंबेडकर पार्क में खड़े हुए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आप एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से हर ईयर ये सिलेबस चेंज हो रहा है, इससे आम आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पहले क्या होता था, हम लोगों के समय की बात अगर की जाए तो सिलेबस अगर मान लीजिए 5th क्लास का बच्चा है तो 6th क्लास का बच्चा उन्हीं किताबों से आगे पढ़ सकता था। लेकिन अब ये जो हर बार सिलेबस चेंज हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिलेबस चेंज करना इतना आवश्यक नहीं है, एक बार में सिलेबस इस प्रकार से बनाया जाए और पूरे भारतवर्ष का सिलेबस एक ही होना चाहिए, जिससे मान लो बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र होकर भी इधर उधर जाते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। मान लो कोई बच्चा यूपी में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स हरियाणा में चले जाते हैं, बीच सेशन में चले जाते हैं, तब भी उनको ये पता रहे और एक साथ ही सिलेबस पूरे भारत में चले। तो ये ज़रूरी है कि बार बार जो बदलाव है इससे आर्थिक नुकसान भी होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जी। अभी आज का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है बेरोजगारी से। रोज़गार मिलने की बहुत दिक्कत होती है, सबको लगता है कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, रोज़गार सबको मिलना तो बहुत मुश्किल है, इसमें आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी एक ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजन हो और सरकार इसमें काम कर सकती है। विशेष रूप से हमारे जहाँ निजी व्यवसाय हैं उनमें भी अगर थोड़ा ऐसा माहौल बनाया जाए तो हमारे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है और सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो हमारी जनसंख्या है ये भी एक इसका कारण है कि इतनी जनसंख्या को संभालना ये भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन फिर भी सरकार अगर प्रयास करे तो ये बेरोजगारी दर को और घटाया जा सकता है। रोज़गार को लेकर युवाओं को सबसे ज़्यादा
जो शिकायत है वो ये रहती है कि सरकार में रोजगार नहीं है, सरकार सिर्फ राम मंदिर मंदिर की बात करती है, शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है, रोजगार की ओर ध्यान नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, आज के युवा पहली बात तो कुछ पढ़ते नहीं हैं, जी छोटे से हैं, मोबाइल चलाते हैं सारा दिन, और 18-19 साल के हुए वो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो सरकार रोज़गार कहाँ से देगी उनको? आपको लगता है सरकार रोजगार दे रही है? हमको क्या लगता है, सरकार अगर आदमी अगर पढ़ेगा तो रोज़गार तो मिलेगा ही, बाकी रोज़गार अभी कम है मेरे ठीक है। हिसाब से। जो लोग पेपर की तैयारी करते हैं, लाइक दैट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि सरकार भर्तियां निकालती है, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन अंत में वही ढाक के तीन पात, होता कुछ नहीं है, बस भर्तियां निकाल के सरकार काम पूरा कर ली, उसके बाद से युवाओं को नौकरी मिली नहीं मिली, सरकार से नहीं मतलब। आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है कि नौकरियां कम हो गई हैं आजकल, और पेपर भी लीक हो रहे हैं, हम्म। तो इसीलिए रोज़गार तो कम है ही। अगर आप नेता होते तो आप क्या करते? तो पहली बात तो ये पेपर जो लीक हो रहा है इससे बचाते, और युवाओं के मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते।